Hello friends, what's good you all? Welcome to lecture number 11 of CA Foundation Indian Partnership Act 1932. Friends, if you have not gone through the previous lectures in the series of Indian Partnership Act, then I have linked all the lectures in my description box. Please go through that lecture first and then jump to this lecture. If you have gone through it, then again congratulations to all of you. So शुरू करते हैं आज के लेक्चर नंबर 11 से। पहले हम लोग रिवाइज है अपना, जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर को रिवाइज करते हैं, तो लेक्चर नंबर 10 को रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वी हैव सीन इन लेक्चर नंबर 10, इन लेक्चर नंबर 10 वी हैव स्टार्टेड द सेक्शन नंबर 34 आई थिंक, यस जस्ट लेट मी जस्ट चेक, यस सॉरी सेक्शन नंबर 31 चालू किया था, जो लास्ट पॉइंट था अपना यूनिट नंबर 2 का, जो चालू होता था सेक्शन नंबर 31 से और खत्म होता था सेक्शन नंबर 35 पे। ओके, तो उसमें से हमने पहले खत्म कर दिया था सेक्शन नंबर 31, जिसका चार्ट हमने बना लिया था, ठीक है ना, ये रहा सेक्शन नंबर 31 का चार्ट। तो सेक्शन 31 हमसे ये कहता था दैट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, so any new partner can be admitted into partnership firm, okay, with the consent of all the partners। अगर मान लो सारे पार्टनर का कंसेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो उस पार्टनर को ऐड कर सकते हैं एज अ पार्टनर, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट। यानी कि अगर मान लो पार्टनरशिप हमने तय किया है कि कोई भी पार्टनर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर से नए पार्टनर को ऐड किया जा सकता है, तो उस हिसाब से उसको ऐड किया जाएगा ना। न्यू पार्टनर जो भी ऐड होगा वो लायबल होगा फॉर द एक्ट्स डन आफ्टर द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज अ पार्टनर, बट इफ यू वांट टू मेक लायबल हिमसेल्फ फॉर द प्रीवियस एक्ट्स आल्सो, देन ही कैन बी हेल्ड लायबल सेम अलाइक। मींस अगर उसको अपने पार्टनरशिप में ऐड होने से पहले पीरियड के लिए भी लायबल होना है, तो एग्रीमेंट के तहत वो क्या कर सकता है, बोलो प्रीवियस एक्ट्स के लिए भी लायबल माना जाएगा। उसके लिए उसकी कंसेंट चाहिए, और बस कंसेंट होना जरूरी नहीं है। जो भी क्रेडिटर्स है, जो पुराने क्रेडिटर्स हुआ करते थे, वो क्रेडिटर्स के साथ जो नए पार्टनर्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल सी नया पार्टनर ऐड हुआ है, तो ए, बी और अब सी, इन तीनों का ओल्ड क्रेडिटर के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बाय नोवेशन बनना चाहिए ना। व्हाट इज नोवेशन? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे लेक्चर देख लेना, वहां पे हमने आपको नोवेशन का पॉइंट सिखा दिया है। नेक्स्ट वन है सेक्शन 32। अब 31 में एडमिशन डिस्कस किया, 32 में रिटायरमेंट डिस्कस करेंगे। और रिटायरमेंट का मतलब क्या है? रिटायरमेंट मतलब पार्टनरशिप से निकल जाना। अब रिटायरमेंट कैसे होगी? रिटायरमेंट होगी बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। जैसे एडमिशन ऑल पार्टनर्स के कंसेंट से होता था, वैसे रिटायरमेंट भी सारे पार्टनर्स के कंसेंट से होगा, और बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से भी होगा। और अगर मान लो पार्टनरशिप विल पे है, तो यहाँ पे पार्टनर्स ने पार्टनरशिप से रिटायर होने के लिए पार्टनरशिप सारे पार्टनर्स को नोटिस नहीं भेजनी है। यहाँ पे वो सारे पार्टनर का कंसेंट लेना जरूरी नहीं है। यहाँ पे वो बस क्या कर सकता है, नोटिस भेजेगा बाकी सारे पार्टनर्स को कि मैं अभी इस पार्टनरशिप में नहीं रहूंगा, तो वो उस दिन से रिटायर हो जाएगा ना। जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो उसकी लायबिलिटी उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोवाइडेड ही हैज गिवन अ पब्लिक नोटिस, उसने क्या किया है, पब्लिक नोटिस दे दिया है, ठीक है। तो उसके बाद जितने भी सारे एक्ट्स हुए हैं उसके लिए वो लायबल नहीं रहेगा, वो देखा सेक्शन नंबर 32 में, ठीक है ना। उसके बाद हम देखा सेक्शन 33, जो था क्या बोलो, एक्सपल्शन। व्हाट इज एक्सपल्शन? अगेन एक्सपल्शन माने क्या, हद्दपार। तो हमने हद्दपार का सेक्शन 33 का यहाँ पे चार्ट बनाया था। सो एक्सपल्शन का मतलब होता है हद्दपार। तो पहला पॉइंट ये सीखा था, दैट एक्सपल्शन टू बी मेड बाय द फॉलोइंग ऑल ऑफ द 3 कंडीशन, यानी कि सारे के सारे 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, तभी हम लोग किसी पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसमें से पहला था एक्सप्रेस पावर इन द एग्रीमेंट, मतलब आपके पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में यह बात होनी चाहिए कि आप किसी पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हो। दूसरी बात, अगर मान लो एक्सपेल करना है तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर का कंसेंट चाहिए, यानी कि मेजॉरिटी पार्टनर ने यह तय करना चाहिए कि इसको एक्सपेल करना है। एग्रीमेंट में है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एक पार्टनर क्या करेगा, उसको एक्सपेल करेगा। मेजॉरिटी पार्टनर्स ने मिलकर क्या करना चाहिए, बोलो एक्सपेल करना चाहिए। एंड थर्ड वन है दैट एक्सपेल्शन मस्ट बी मेड इन अ गुड फेथ। व्हाट इज गुड फेथ? गुड फेथ यानी कि इन द बेनिफिट ऑफ द फर्म। तो ये फर्म के बेनिफिट में ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो एक्सपेलमेंट नहीं हो सकता। मतलब मोटा मोटी बात कर ले, तीनों कंडीशंस क्या है। पहला कंडीशन, एग्रीमेंट में आपके लिखा होना चाहिए कि आप एक्सपेल कर सकते हो। दूसरी बात, इट शुड बी मेड विद द मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर। और तीसरी बात, एक्सपल्शन मस्ट बी मेड इन अ गुड फेथ। नाउ आफ्टर एक्सपल्शन के नोटिस
टू एक्सपेल पार्टनर मस्ट बी गिवन, यानी कि मान लो ABC है और उसमें से B को हमने एक्सपेल करना है, तो उस पार्टनर को, किसको, B को क्या करना है बोलो, हमने नोटिस दे देनी है कि आपको एक्सपेल किया जाएगा। अब ऐसे ही उसको नोटिस देके हम लोग वो नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमको क्या करना है, उसको, किसको, B को, जिसको हमने एक्सपेल करना है, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना है, यानी कि उसको अपना कहना सबके सामने रखने का एक चांस तो मिलना ही चाहिए, तो उसको वो बराबर से दे देना चाहिए। नोट यहाँ पे लिखा था, एक्सपल्शन मेड बाय नॉट फॉलोइंग अबव प्रोविजंस विल नॉट बी अ वैलिड एक्सपल्शन, मतलब ऊपर जितने भी प्रोविजंस बोले हैं, चाहे वो ये प्रोविजन हो, ठीक है ना, चाहे वो ये प्रोविजन हो, सारे प्रोविजंस के मुताबिक एक्सपल्शन होना चाहिए, अदरवाइज वो वैलिड एक्सपल्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक हमने देखा था सेक्शन 34 तक, ठीक है ना, सॉरी 33 तक हमने देखा था। 33 की सारी बातें मैंने आपको होमवर्क करने के लिए भी बोली थी, ये सारी बातें मैंने होमवर्क करके बोली थी आपको, आई थिंक आपने कर ली है, ठीक है ना, नहीं की है तो प्लीज होमवर्क कर लेना। उसके बाद बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 34, 35, 36 एंड 37, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 34 है, उसके बाद आएगा 35, नीचे है 35 दैट इज डिसीज्ड पार्टनर, अगर पार्टनर मर गया तो, उसके बाद 36 एंड 37, ठीक है ना। व्हाट इज 34 है इंसॉल्वेंसी, 35 है डिसीज्ड यानी कि मैं बोलूंगा डेथ ऑफ द पार्टनर, ठीक है ना। 36 किस चीज का है, 36 है कंपीटिंग बिजनेस का, यस कंपीटिंग बिजनेस, ठीक है। एंड 37 किसका है बोलो, यस 37 किसका है, 37 है कंपीटिंग बिजनेस, सॉरी सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, ओके। तो ये 4 सेक्शन है जो हमने कवर करने हैं यूनिट नंबर 2 के लास्ट पॉइंट में। तो पहले बढ़ते हैं इंसॉल्वेंसी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट डू मीन बाय इंसॉल्वेंसी। सर ये इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आपने हिंदी में दिखा रहेगा दिवालिया हो जाना, या फिर मराठी में आपने सिखा रहेगा दिवालखोर, कुछ समझे नहीं समझे। सर इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक बंदा है जो डेट जो है वो अपने पीठ पे लेके घूम रहा है, मतलब यह होता है जिस भी बंदे के लोन या फिर जिस भी बंदे के लायबिलिटीज उसके असेट से ज्यादा होते हैं, जिस भी बंदे की लायबिलिटी उसके असेट से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट, तो वो बंदा अपने लिए क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। मतलब वो बंदा अपने लायबिलिटीज को पे नहीं कर सकता है, वो अपने लायबिलिटीज को पे नहीं कर सकता है, ही इज अनेबल टू पे हिज लायबिलिटीज। अब जितने भी असेट्स है अपने पास, ओके, उस असेट और लायबिलिटी का मैच तो होना ही चाहिए ना। अगर बोलो असेट ज्यादा है और लायबिलिटी, असेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, तो उसको हम लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट एग्जांपल विल बी अपना ये वाला, कुछ समझे, विजू माल्या क्या हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया ना, ठीक है ना। मतलब उसके लायबिलिटी उसके असेट से ज्यादा हो गए। इनके सब किंगफिशर एयरलाइंस, तो किंगफिशर एयरलाइन में क्या हो गया बोलो, बहुत बड़ा घाटा हो गया, और घाटे के चलते उसका क्या हो गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया कि उसके लायबिलिटी जो है, लोन हो, क्रेडिटर्स हो, जो भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी हो, वो उसके असेट से ज्यादा हो गए। व्हाई, बिकॉज कंटिन्यूअसली बिजनेस क्या कर रहा है बोलो, लॉस सफर कर रहा है, कंटिन्यूअसली वो लॉस क्या कर रहा है, लॉस को इनकर कर रहा है। तो जैसे बंदा लॉस इनकर करते जाता है, उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, और लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसके इनकम अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और इनकम अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई तो उसको क्या माना जाता है, इंसॉल्वेंट माना जाता है। क्लियर है, मोटा मोटी अगेन सिंपल वर्ड्स में बोलना है, जिसके लोन ज्यादा है, ठीक है ना, और वो लोन को रीपे नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में उसको क्या माना जाएगा, इंसॉल्वेंट माना जाएगा, ठीक है ना। फिर आप बोलेंगे सर लोन लेंगे तो जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है उसको बेच लो, ठीक है ना, चलो वो भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं विजू माल्या, ओके, विजू माल्या ने लोन लिया ₹100 करोड़ का, कितने का लिया बोलो, 100 करोड़ का, ठीक है ना। उसके लिए उसने अपना घर क्या कर दिया, गिरवी रख दिया, घर का कीमत था 120 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 120 करोड़, ठीक है। चलो अब विजू माल्या कुछ हद तक क्या करता है, लोन का रिपेमेंट कर देता है, लेकिन कुछ समय बाद वो लोन का रिपेमेंट करना बंद कर देता है, ठीक है। तब लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट मान लेते हैं 80 करोड़ होता है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 80। अभी 80 करोड़, 20 करोड़ उसने रीपे कर दिया है, 80 करोड़ रीपे करना बाकी है। अब इस केस में क्या हो जाता है, जैसे वो लोन का रीपेमेंट करना बंद कर देता है, बैंक बोलती है हमारा पैसा हमको वापस कर दो। विजू बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो बैंक क्या करेगी, इसके घर को बेच देगी। अब ये घर उसका एसेट है, लेकिन जैसे ही बैंक घर बेचने के लिए चली गई, घर का मार्केट वैल्यू जो था वो निकला ओनली 60 करोड़।
सर क्या ऐसे भी हो सकता है? हो सकता है ना, घर की कीमत कम हो सकती है ना, डिपेंडिंग अपॉन एनी व्हाट पैरामीटर्स, घर की कीमत कम हो सकती है। तो जैसे ही मार्केट में घर बेचने के लिए गए कौन, बैंक वाले, तो उनको 60 करोड़ ही मिले ना, तो बताएंगे क्या उनकी लायबिलिटी उनके असेट की कीमत से ज्यादा है? जी हाँ, यहाँ पे लायबिलिटी क्या है बोलो, ज्यादा है और असेट कम है। तो उस केस में विजय माल्या क्या बोला जाएगा, इंसॉल्वेंट माना जाएगा। वाई? बिकॉज बैंक के 20 करोड़ देने के लिए उसके पास कुछ भी पैसे अवेलेबल नहीं है। क्लियर? पक्का? झेपिया? तो इस बंदे को बोलते हो क्या, इंसॉल्वेंट। और अगर एक बार कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में वो किसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, फिर वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लायक नहीं रहता है। हमने देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, द पर्सन हु इज हैविंग इनकैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने ये इंसॉल्वेंट देखा हुआ था। तो एक बार बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो उस केस में उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की अनुमति नहीं होती है। ही इज इनएलिजिबल टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसका मतलब यह है कि वो पार्टनर भी नहीं हो सकता। चलो, विजय माल्या अभी क्या है बोलो, इंसॉल्वेंट है, तो नए पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं हो सकता। व्हाट इफ वो ऑलरेडी किसी फर्म का पार्टनर है और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो वाला केस अभी यहाँ पे देखते हैं। एक बात तो तय है कि वो किसी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन एग्जिस्टिंग फर्म जिसमें वो पार्टनर है और वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में क्या होगा? तो मेरे पार्टनर इन द फर्म इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। नाउ यहाँ पे वर्ड है एडजुडिकेशन। क्या वर्ड है बोलो, एडजुडिकेशन। नॉट इज एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन इसका मतलब होता है डिक्लेयर। डिक्लेयर सर कौन डिक्लेयर करता है? देखो, आपको और हमको किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का राइट नहीं होता है। ये डिक्लेयर करने का राइट जो होता है ना, वो होता है किसका बोलो, कोर्ट। सो कोर्ट के पास ये राइट होता है कि किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना या किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना करना। तो वेरेवर एनी पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm hereby dissolve। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक पार्टनरशिप चल रही है, ठीक है ना, एक पार्टनरशिप चल रही है, ठीक है ना, और इस दिन पे मान लेते हैं 1 जून 2020, ओके, इस दिन पे पार्टनर क्या हो गया बोलो, वन ऑफ द पार्टनर is adjudicated, declared as insolvent, तो जैसे ही वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो इस दिन से वो क्या हो जाता है बोलो, इस दिन से वो क्या हो जाएगा बोलो, he is debarred from calling as a partner। देखो यहाँ पे that whether a partner in the firm is adjudicated as insolvent, he ceases to be partner on the date on which the order of adjudication is made, whether the firm is dissolved or not। तो यहां से वो क्या हो जाएगा बोलो, he ceases का मतलब वो stop, he will be stopped by calling as a partner, वो इस दिन से पार्टनर नहीं रहेगा, ठीक है ना। भले ही पार्टनरशिप क्या फॉर्म क्या होगी बोलो, वो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हुई है या डिसॉल्व मतलब कि बंद हुई या नहीं हुई है, बाकी सारे पार्टनर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। Where under a contract between the partners, the firm is not dissolved by the adjudication of the partner as insolvent, the estate of the adjudicated is not liable for any acts of the firm, and the firm is not liable for the acts of the insolvent done after the date on which the order of adjudication is made। मतलब क्या है, फर्ज करते हैं कि 1 जून 2020 पे एक पार्टनर क्या है बोलो, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो ए, बी और सी। तो बी क्या हो गया बोलो, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया ऑन 1 जून 2020। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में बी उस दिन से पार्टनर नहीं रहेगा, और यहां पे 2 कॉन्सिक्वेंसेस है कि बीज प्रॉपर्टी विल नॉट बी लायबल फॉर फर्म्स एक्ट। फर्म के जितने भी एक्ट है उसके लिए बी की प्रॉपर्टी लायबल मानी नहीं जाएगी, एंड फर्म इज ऑल्सो नॉट लायबल फॉर बीज एक्टिविटी। मतलब बी की जितने भी लायबिलिटीज है उसके लिए फर्म लायबल नहीं है, और बी की प्रॉपर्टी भी फर्म के लिए लायबल नहीं रहेगी। सर इसके क्या मायने हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि बी का ऑन 1 जून 2020 आउटस्टैंडिंग कैपिटल हुआ करता था 1 करोड़, उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट हुआ करता था 1 करोड़, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग जो है अप टू दिस डेट वाज ₹2 करोड़। तो कुल मिला कितने हुए, 3 करोड़। तो बताएंगे पार्टनरशिप फर्म में बी का कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जो कि फर्म से लेना है वो 3 करोड़ है।
तो ये 3 करोड़ अभी बी को मिलेगा, किसको मिलेगी? नहीं, जहां पे वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर, नाम याद रखना इसका, ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है बाय कोर्ट, बाय कोर्ट। नाउ व्हाट इज ऑफिशियल लिक्विडेटर? लिक्विडेटर नाम देखो, लिक्विडेटर, लिक्विडेटर मतलब जो लिक्विड बनाता है। क्या लिक्विड बनाता है? असेट्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? असेट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब क्या? असेट को बेच देता है, सेल करता है और उसको लिक्विड यानी कि कैश में कन्वर्ट कर देता है, और इस कैश को वो क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए इस्तेमाल करता है। किसके क्रेडिटर्स? बी के पर्सनल क्रेडिटर्स। अगर बी ने कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है तो उसको पेमेंट कर देता है। तो जैसे ये 3 करोड़ का प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है बोलो? ये प्रॉपर्टी है किसका बोलो? अब ये प्रॉपर्टी है अपने बी का। कहां से आएगा? फर्म से आएगा, फर्म से आएगा। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी किसके नाम पे बोलो? ऑफिशियल लिक्विडेटर। और ऑफिशियल लिक्विडेटर उन 3 करोड़ का क्या करता है? वो उसकी मर्जी है। वाई? बिकॉज वो कोर्ट ने अपॉइंट किया है। तो यहाँ पे इसीलिए जो भी बी की प्रॉपर्टी है वो फर्म के लिए लायबल नहीं रहेगी, बिकॉज वो ट्रांसफर हो जाएगी किसको बोलो? ऑफिशियल लिक्विडेटर को। एंड फर्म इज ऑल्सो नॉट लायबल फॉर द बीज एक्ट। वाई? बिकॉज बी अभी क्या हो गया बोलो? इंसॉल्वेंट हो गया। बी की पर्सनल लायबिलिटी पे करने के लिए फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं की जाएगी, यानी कि ए और सी जो फर्म के पार्टनर है उनकी प्रॉपर्टी, यानी कि उनका जो फर्म में बैलेंस है, जो भी फर्म के नाम पे उन्होंने असेट वगैरह खरीदी किए हैं, वो बी के पर्सनल लायबिलिटी को पे करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। क्लियर है? पक्का? तो ये लिखा है आपने, ये पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 में, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है कि जैसे वो इंसॉल्वेंट हो जाता है उसी दिन से वो पार्टनरशिप में पार्टनर करके नहीं रहेगा। और दूसरा, ना फर्म में उसका जो बैलेंस था वो फर्म के एक्ट्स के लिए लायबल है, और ना के फर्म की प्रॉपर्टी उसके एक्ट्स के लिए लायबल मानी जाएगी, ठीक है। एनालिसिस देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अ फर्म पार्टनर इन द फर्म एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट ही सीजेस टू बी पार्टनर। वेरी गुड, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। सेकंड पॉइंट, हिज स्टेट व्हिच देयर अपन वेस्ट इन द ऑफिशियल अजाइनी। देखो ऑफिशियल अजाइनी, अब इसके बहुत सारे नाम है, ऑफिशियल अजाइनी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है ना, जो भी उसके नाम है। तो यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल अजाइनी बोला है, यहाँ पे एक्चुअल उसका नाम होना चाहिए था ऑफिशियल लिक्विडेटर। सीजेस टू बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन से, 1 जून से जो ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से उसकी लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी? उसकी स्टेट। कहां से स्टेट? पार्टनरशिप फर्म में जो उसका बैलेंस है वो पार्टनरशिप के किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं रहेगा। हाँ, क्या 1 जून तक के लिए जितने भी एक्ट हुए हैं उसके लिए वो लायबल है? जी हाँ, उसके लिए वो लायबल माने जाएंगे। द फर्म ऑल्सो नॉट लायबल। अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है ना, उसका तो बैलेंस लायबल है ही नहीं, किसका? बी का, लेकिन फर्म भी बी के पर्सनल लायबिलिटीज को पे करने के लायबल नहीं है। द फर्म ऑल्सो इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ सच पार्टनर आफ्टर द डेट whether or not under the contract between the partner the firm is dissolved by the adjudication। okay, आगे वाला पॉइंट नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ना फर्म उसके एक्ट्स के लिए लायबल है, ना वो फर्म के एक्ट्स के लिए लायबल है आफ्टर द एडजुडिकेशन, लेकिन उसके पहले जी हाँ लायबल है। क्लियर? पक्का? तो ये रहा आपका सेक्शन नंबर 34। ये चार्ट है, एक बार चार्ट को रीड कर लेना, फिर हम लोग चार्ट बनेंगे सेक्शन 34 का आफ्टर सेक्शन नंबर 35 डिस्कशन। ओके चलो, तो ये चार्ट को एक बार पढ़ लेना। कम जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है उसको पढ़ लेना। जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी बातें इस चार्ट में लिखी है।
ओके चलो आई थिंक अपने आपका पढ़ के हो गया है। नेक्स्ट बताइए सेक्शन नंबर 35। नाउ व्हाट इज सेक्शन 35? 35 इज द लायबिलिटी ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली व्हाट डू यू मीन बाय डिसीज? डिसीज मतलब क्या? डेथ। डिसीज मतलब क्या? डेथ। So liability of the estate of the deceased partner. Now where under a contract between the partners, the firm is not dissolved by the death of the partner, the estate of deceased partner is not liable for any act of the firm after his death. मतलब उसके डेथ के बाद फर्म नहीं, आफ्टर हिज डेथ। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कितनी बातें लिखी हुई है। वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर। मतलब अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टनर की डेथ के बाद फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, अगर फर्म डिसॉल्व नहीं होगी इसका मतलब क्या है? वो सारे पार्टनर क्या करना चाहते हैं? बाकी के पार्टनर कंटिन्यू करना चाहते हैं फर्म को। मतलब कि उनके पार्टनरशिप डीड में, जब पार्टनरशिप डीड बनी थी, पार्टनरशिप डीड बनी थी किसके बीच में? ए बी सी और डी के बीच में पार्टनरशिप डीड बनी थी कि किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो पार्टनरशिप हम डिसॉल्व यानी कि बंद नहीं होगी, बाकी सारे पार्टनर्स को कंटिन्यू कर लेंगे। तो इस केस में मान लेते हैं सी की डेथ होगी। सी की क्या होगी? बोलो डेथ होगी, सी मर गया। अब इस केस में क्या होगा? बोलो ए बी और डी, ए बी और डी क्या करेंगे? पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म कौन रहेगा उसमें? ए बी एंड डी, तीन पार्टनर क्या रहेंगे? बोलो उसमें पार्टनर रहेंगे इन द रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म। फर्म का बिजनेस सेम रहेगा, फर्म का बिजनेस सेम रहेगा। अब सी होगा क्या? सी की डेथ होने के बाद सी का जो शेयर है, सी का शेयर दो केस में रहेगा, एक तो असेट्स में रहेगा और दूसरा प्रॉफिट में रहेगा अप टू द डेथ ऑफ द डेथ। ओके मान लेते हैं अपने एग्जांपल में, ये रहा अपना टाइमलाइन, ठीक है। मान लेते हैं यहां पे उसकी डेथ होगी। ओके डेथ होने का 15 जून 2020 को सी की डेथ होगी। अब सी की डेथ होने के बाद बताएंगे क्या इन वाले एक्ट्स के लिए, किन वाले एक्ट्स के लिए? आफ्टर द डेथ ऑफ द सीज डेथ क्या सी की प्रॉपर्टी लायबल मानी जाएगी? नहीं। तो यहां पे सीज प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल बिकॉज जिस दिन पे उसकी डेथ हुई है वहां पे कैलकुलेट करके सी के लीगली रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर लीगल हेयर्स जो भी उसके नॉमिनी है उसको वो पैसा वापस कर देना है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस प्रॉपर्टी, व्हाट अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट? सो यहां पे इसके लिए सीज प्रॉपर्टी इज लायबल। यस और नो? पक्का जेपे क्या इसके लिए वो लायबल है? जी हाँ लायबल है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ऑन 1st of January 2001 ठीक है, या फिर 2011 ओके, फर्म ने एक लोन लिया था जो रीपे करना था आफ्टर 15 ईयर्स। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कब पे किया जाएगा? बोलो लास्ट इंस्टॉलमेंट कब पे किया जाएगा? ऑन 31st of December 2025। लेकिन बीच में ही उसकी क्या होगी? बोलो डेथ होगी। 5 साल तो अभी रीपे करना है ना, ये सुनो। और मान लेते हैं एवरी ईयर 3 करोड़ रुपए का इंस्टॉलमेंट आता है, एवरी ईयर 3 करोड़ का इंस्टॉलमेंट आता है, जिसमें ए का जो शेयर है 1 करोड़, बी का शेयर 1 करोड़, सी का शेयर 1 करोड़। ठीक है, अब सी की डेथ होगी। अब कितना साल बाकी है? मान लेते हैं 5 साल बाकी है रीपेमेंट का, 5 साल रीपेमेंट का बाकी है। तो उस केस में क्या सी के प्रॉपर्टी से 5 करोड़ रुपए लिए जाएंगे फॉर रीपेइंग द लोन? यस, यहाँ पे 5 करोड़ वहां से उसके प्रॉपर्टी से लिए जाएंगे और बचे हुए पैसे उसके रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। मान लेते हैं उसका कुछ 20 करोड़ का क्या है? बोलो 20 करोड़ का प्रॉपर्टी का शेयर निकल रहा है, उसमें से 5 करोड़ माइनस किए जाएंगे और 15 करोड़ क्या किए जाएंगे? बोलो उसके फैमिली को वापस दिए जाएंगे। क्लियर? पक्का? मींस जो भी काम उसने डेथ से पहले किए हुए हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वो लायबल है। लेकिन मान लो कोई लोन, मान लो हमने 1/1/2021 को लिया है, तो क्या उसके लिए सी को लायबल माना जाएगा? नहीं, बिकॉज वो अभी उस समय पे जिंदा है ही नहीं। क्लियर है? पक्का? छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 35। ठीक है ना? Ordinarily, the effect of the death of a partner is the dissolution of the partnership firm। मतलब जनरली किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पूरी की पूरी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? बोलो डिसॉल्व हो जाती है। बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। यानी कि अगर मान लो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो बाकी पार्टनर हु आर कॉम्पिटेंट that date will not affect in dissolution of the regard, then
सर्वाइविंग पार्टनर क्या करेंगे, बोलो पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर लेंगे। हमारे एग्जांपल में ए बी और डी ने जैसे कंटिन्यू किया था वैसे वो कंटिन्यू कर लेंगे। इन ऑर्डर that the estate of the deceased partner may be absolved from the liability for the future obligation of the firm, it is not necessary to give any notice either to the public or to person having dealing with the firm। अभी डेथ के बाद, रिटायरमेंट के बाद पब्लिक नोटिस देना जरूरी था, लेकिन डेथ के बाद किसी को पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है नहीं, बिकॉज वो बंदा भले हम लोग लायबल करना चाहते हैं उसको, वो बंदा जिंदा ही नहीं रहेगा, तो उस केस में नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा आपका सेक्शन नंबर क्या बोलो 30, 34 एंड 35, ठीक है ना। चलो, सो 34 और 35 के क्या बनाते हैं हम लोग, चार्ट बनाते हैं। सो यहाँ पे बना सेक्शन नंबर 34 एंड सेक्शन नंबर 35। तो सेक्शन 34 क्या समझा रहा है हमको, बताओ। 34 क्या समझा रहा है, इंसॉल्वेंसी, यस और नो। तो सेक्शन 34 समझा रहा है इंसॉल्वेंसी, तो लिखते हैं यहाँ पे इंसॉल्वेंसी। यहाँ पे लिखते हैं इंसॉल्वेंसी। तो जैसे यहाँ पे इंसॉल्वेंसी लिखा हमने, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, दिवालिया, वो हमने लिख लिया दिवालखोर, या हिंदी में लिखना है तो दिवालिया। दिवालिया का मतलब क्या है, जिसकी लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा है। तो एक बार बंदा, इफ एनी पार्टनर गॉट एडजुडिकेटेड, और हम लोग आसान भाषा में लिखेंगे डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, then he ceases to be a partner from the date of declaration, ओके। और इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस है। सो इफेक्ट क्या है इसके दो इफेक्ट है। पहला इफेक्ट है दैट insolvent partners property is not liable for the acts of firm after insolvency, and firm's property is also not liable for the acts of a partner, acts of a insolvent partner, क्लियर पता। तो ये था सेक्शन नंबर 34। अब व्हाट इज सेक्शन नंबर 35? सेक्शन 35 क्या समझा रहा है बताओ। सेक्शन 35 हमको बता रहा है डिसीज प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, तो इसके दो ही पॉइंट है, ठीक है ना। क्या पॉइंट है बोलो, दैट प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड पार्टनर is not liable for acts of firm after the date of death मत लिखना, डेट के बाद नहीं, बट liable for the acts before the date of death, ओके समझे। अब दूसरा पॉइंट क्या है डिसीज पार्टनर में, दैट this is applicable when the firm is not dissolved after the death of a partner। नीचे नोट लिखेंगे आप लोग, नोट ordinarily death of a partner results in dissolution
of a firm, but surviving partners may decide not to dissolve but to continue with firm. ओके, क्लियर है? चलो, सो सेक्शन 34 और सेक्शन 35 ये सारे पॉइंट लिख देना। पहले हेडिंग देंगे सेक्शन 34 और 35, फिर उसके बाद सेक्शन 34 को पूरा लिख देना और फिर सेक्शन 35 पे जंप करना। कम ऑन, राइट इट डाउन फास्ट। Unit number 2 is just about to finish. अगर आपको इसके एग्जाम्पल कोट करना है तो जहां जहां पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है ना, वहां पे पीछे ड्रैग करना वीडियो को और वहां पे पॉज करके नीचे जो एग्जाम्पल्स है, इफ यू वांट दैट देन यू कैन कॉपी इट डाउन। सारी बातें अभी बोलने से नहीं होगी बिकॉज अभी आप थोड़े से मैच्योर हो गए हो, तो यू कैन एनालाइज एट योर ओन कि कौन सा एग्जाम्पल लिखना है, कौन सा एग्जाम्पल नहीं लिखना है। जहाँ पे मुझको जरूर लगता है वहां पे मैं जरूर बोलूंगा एग्जाम्पल कोट डाउन कर लेना, लेकिन दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ मच यू आर ग्रास्पिंग इट, बिकॉज ये सारे एग्जाम्पल आपको लास्ट तक याद रहेंगे, एग्जाम तक याद रहेंगे ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यू कैन एट योर ओन ऑल्सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कोड द एग्जाम्पल्स ओके वेर एवर यू वांट। ठीक, चलो ये हो गया है, तो सेक्शन नंबर 35 को लिख देना। As a property of deceased partner, name is property of deceased partner.
लिख के हो गए तो आगे बढ़ते हैं section 34 and section 35 and then we left with only two sections, that is section 36 and section number 37. okay चलो 38 भी है, ठीक है ना, रिवोकेशन ऑफ गारंटी है, वो छोटा सेक्शन है, वो कर लेंगे। सो बढ़ते हैं सेक्शन 36। उसके पहले यहाँ पे एक एग्जांपल है, ओके, मार्केट एज अ होमवर्क, या आप इसको होमवर्क मार्क कर लेंगे, ठीक है। चलो ये रहा सेक्शन नंबर 36। नाउ व्हाट इज सेक्शन 36? दैट राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो भी पार्टनर बाहर है, तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर में से एक पार्टनर पार्टनर है, पार्टनर वो पार्टनर, ठीक है, वो पार्टनर बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर। क्या वो सिमिलर कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है? म्यूचुअल ड्यूटीज में ये पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि वो बिजनेस पार्टनरशिप फिल्म के कंपटीशन, मतलब पार्टनरशिप फिल्म को कंपटीशन में ऐसा वाला बिजनेस वो नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रहते जो भी पार्टनरशिप, जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके, एक्सेप्ट कर रहा था, यानी कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ओके, सेक्शन नंबर 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था यहाँ पे। तो क्या उस पार्टनर्स का कुछ राइट बनता है जो आउटगोइंग है कि सिमिलर बिजनेस वो कैरी ऑन कर सके? एंड आउटगोइंग पार्टनर मे कैरी, अब यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा है, मे कैरी, वो कैरी कर सकता है। मे बोला था ना, मे क्या है, मे डायरेक्टिव इन नेचर है, मैंडेटरी इन नेचर नहीं है, वो डायरेक्टिव इन नेचर है, directive in nature, so it is directive in nature. May carry on business competing with that of the firm and he may advertise such business, but subject to the contract to the contrary he may not use the firm name, वो firm का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। represent himself as carrying on the business of the firm, मतलब वो किसी को बोल नहीं सकता कि मैं फर्म के बिहाफ पे ये काम कर रहा हूं। और solicit a custom of a persons who were dealing with the firm before he ceased to be a partner। अब what is solicit? solicit यानी कि क्या, कस्टमर्स को चुराना। फर्म के कस्टमर्स को चुरा नहीं सकता है, जो कि उस फर्म के कस्टमर थे बिफोर ही वाज रिटायरिंग। क्लियर है? मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो, एन आउटगोइंग पार्टनर मे कैरी ऑन द कंपीटिंग बिजनेस विद दैट द फर्म एंड ही मे एडवर्टाइज सच बिजनेस बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म में ऐसा बोला है कि भले ही पार्टनर रिटायर हो गया, वो पार्टनर क्या करेगा, बोलो, अपना खुद का बिजनेस जो सिमिलर है पार्टनरशिप फर्म का वैसा कर सकता है। फॉर एग्जांपल पार्ले जी का एग्जांपल लेते हैं, पार्ले जी, ठीक है। अब पार्ले जी में पार्टनर है, ठीक है ना, पार्ले जी में कौन पार्टनर है, मान लेते हैं पार्ले जी में पार्टनर है पी, ई एंड जी, ओके, ये तीन पार्टनर है, ठीक है ना, पार्ले जी में पी, ई एंड जी ये पार्टनर है। अभी इसमें से जी क्या करना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, जी हाँ रिटायर होना चाहता है। तो अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखा जाए तो जी पार्ले जी जैसा
बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस पार्ले जी के कंपटीशन में नहीं कर सकता। मतलब जी चाहे दुनिया के जितने भी बिजनेस करे, वो गाड़ियां बनाए, वो गोलियां बनाए, वो दवाइयां बनाए, जो भी बनाए, लेकिन वो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। ही कैन नॉट मैन्युफैक्चर बिस्किट। व्हाई? बिकॉज दिस इज द बिजनेस ऑफ पार्ले जी, जो उस फर्म का पार्टनर था, उस फर्म का बिजनेस है बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग। अगर जी मान लो अपना खुद का बिस्किट बनाएगा तो वो तो उसके फर्म के कंपटीशन में आ जाएगा। तो क्या ऐसा वाला रिस्ट्रिक्शन पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर के ऊपर लगा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकती है। लेकिन अगर मान लो पार्टनरशिप डीड बोलती है कि ठीक है चलो जी, तुम अपना बिजनेस खुद का कर सकते हो, इवन इफ यू गॉट रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप से रिटायर हो गया लेकिन तुम खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, भले वो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का क्यों ना हो। मतलब बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करो या जो भी करो, पार्टनरशिप का कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है इस केस में। लेकिन ये बात पार्टनरशिप के डीड में लिखी होनी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के डीड में, पार्टनरशिप के डीड में ये बात लिखी होनी चाहिए कि हाँ, कोई भी पार्टनर जो रिटायर होगा वो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस क्या कर सकता है, इवन इफ इट गॉज रिटायर। तो इस केस में अगर लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है दैट सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन करो, सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन करो, तो जी क्या करेगा? बोलो, जी क्या करेगा? अपना जी कैन कैरी ऑन, जी कैन कैरी ऑन बिजनेस ऑफ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग। बिजनेस ऑफ व्हाट? बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग। वो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, वो किसी भी नाम से करे। अब किसी भी नाम से करे, लेकिन पार्ले जी के नाम पे नहीं कर सकता, पार्ले जी के नाम पे नहीं कर सकते। ही कैन नॉट यूज द नेम पार्ले जी, वो पार्ले जी नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो कोई भी और भी इस्तेमाल, पार्ले डी करे, पार्ले एच करे, पार्ले ए करे, जो भी करे, लेकिन पार्ले जी इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा, वो फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता, जो कस्टमर्स उसके रिटायरमेंट के पहले फर्म के कस्टमर थे। हाँ, अगर उसके बाद फर्म में से निकलने के बाद अगर कोई कस्टमर वो बनता है तो कर सकता है, लेकिन वो उस कस्टमर्स को सॉलिसिट यानी कि उनको चुरा नहीं सकता है। सॉलिसिटेशन समझो, सॉलिसिटेशन मतलब कि कस्टमर्स को चुराना, इलीगल तरीके से उनको बोला कि चलो हमारे पास आओ, हम आपको बेटर डील देंगे, ऐसा नहीं करेगा। मान लेते हैं डीमार्ट, डीमार्ट इज व्हाट? कस्टमर ऑफ पार्ले जी, जो डीमार्ट पार्ले जी से बिस्किट खरीदता था। अब ये जो है जी जो है वो चला गया डीमार्ट के पास, बोला कि तुमको पार्ले जी कितने में मिलता है? तो बोला 10 रुपए का पैकेट मिल जाता है हमको, ठीक है ना, 10 रुपए का पैकेट मिल जाता है, ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं सिमिलर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, पार्ले जे, मैं क्या कर रहा हूं? पार्ले जे बना रहा हूं। तो पार्ले जे जो तुमको 5 रुपए में मिल जाएगा, हमारे पास आ जाओ, तो तुम पार्ले जी मत खरीदो। तो ऐसा वाला सॉलिसिटेशन वो डीमार्ट से नहीं कर सकता। मतलब वो कस्टमर नहीं चुरा सकता, या फिर फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, या फिर वो किसी कस्टमर के पास, भले वो फर्म का कस्टमर हो या नहीं हो, कोई भी थर्ड पार्टी के साथ वो डील नहीं कर सकता एज इफ ही इज डीलिंग विद द फर्म, यानी कि ही कैन नॉट रिप्रेजेंट एज ए पार्टनर, एज ए पार्टनर, क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं है। वो कोई डील हासिल करने के लिए थर्ड पार्टी को नहीं बोल सकता कि मैं इस पार्टनरशिप का पार्टनर हूं, प्लीज मेरे साथ डील करो, वो ऐसे काम नहीं कर सकता। क्लियर है? पक्का? तो ये रहा क्या बोलो, सेक्शन नंबर अपना 36। ओके, तो यहाँ पे देखो, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड, ये अभी ये कहां से है बोलो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पॉइंट आया हुआ है, या फिर रेफर किया। ए पार्टनर मे मेक एन एग्रीमेंट विद हिज पार्टनर दैट ऑन सीजिंग टू बी पार्टनर ही विल नॉट कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस, वो कर सकता है within a specified period or a specified local limit notwithstanding anything contained in section 27 में लिखा है such agreement shall be valid if the restriction imposed are reasonable। मतलब एग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड एज पर सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैलिड है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अगर मान लो पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके बोला है कि नहीं तुम कर सकते हो बिजनेस, तो वो पार्टनर कर सकता है, प्रोवाइडेड वो फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो पार्टनरशिप फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा, वो अपने आप को थर्ड पार्टी को फर्म के बिहाफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, या फिर किसी फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा, डीमार्ट वाला। क्लियर है? पक्का? ये रहा एनालिसिस ऑफ सेक्शन 36। मार्केट एज होमवर्क घर पे पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? तो ये था सेक्शन नंबर 36, समझे? नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 37, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। नाउ यहाँ पे आपको एक बात तो तय है कि आउटगोइंग पार्टनर का मतलब क्या है? व्हाट इज आउटगोइंग पार्टनर? जो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है, ठीक है। नाउ हियर they have defined one more term, that is to share the subsequent
प्रॉफिट्स। नो व्हाट इज सब्सिक्वेंट प्रॉफिट? इस सब्सिक्वेंट प्रॉफिट का मतलब क्या है? ये जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ठीक है ना, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। सब्सिक्वेंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे एक तो बात है, यहाँ पे मैं चलो टाइमलाइन बनाता हूँ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मान लेते एक पार्टनर है जो 15 अगस्त 2020 को पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो गया। तो फर्म से क्या हो गया बोलो? रिटायर। सॉरी, वो फर्म से क्या हो गया बोलो? वो फर्म से हो गया रिटायर, वो फर्म से रिटायर हो गया। ठीक है, अब मान लो वो पी क्यू आर फॉर्म में था, ठीक है ना, और आर क्या हो गया बोलो? रिटायर हो गया। आर ही जो है जो क्या हो गया बोलो? इस दिन पे रिटायर हो गया। नाउ आर को फर्म के प्रॉफिट में शेयर कब तक का मिलेगा? ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग यहाँ पे डेट बदलते हैं, हम लिखते हैं 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हो गया। ठीक है, चलो अब फर्म में वो पार्टनर कब तक था बोलो? यस, इस पीरियड के लिए था। ये सुनो, मतलब आर को जो है, आर को प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट अप टू 31st ऑफ दिसंबर 2020। तो 31 दिसंबर 2020 तक जितना भी प्रॉफिट कमाएगा पार्टनरशिप फर्म, उसमें उसको शेयर जरूर मिलेगा। लेकिन जनरल प्रोविजन ये है कि वो उसको यहां से किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो आर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ फर्म आफ्टर 31st of 12 2020। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। वेरी गुड, यहां पे भी कुछ क्या है बोलो? एक्सेप्शन। नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इन सर्टेन केसेस आर मे क्लेम प्रॉफिट्स आफ्टर his retirement from 31st 12/2020। अब ये कौन से केसेस है जहां पे 31 दिसंबर के बाद यानी कि 1 जनवरी 2021 के बाद के भी प्रॉफिट आर क्लेम कर सकता है? हालांकि वो क्या नहीं है बोलो? एंटाइटल्ड नहीं है। देखो, the outgoing partner or his estate then in the absence of the contract of the contract, ठीक है ना, यहां से पढ़ना तो रह गया, सॉरी। where any member of the firm has died, कोई बंदा मर गया है, रिटायरमेंट के बहुत सारे तरीके, मर गया है, और अदरवाइज सीज टू बी पार्टनर, मतलब उसने क्या कर दिया बोलो? वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। वॉलंटरी रिटायरमेंट या फिर एग्रीमेंट के तहत रिटायर हो गया, उसका एग्रीमेंट उसने उस दिन तक था कि वो पार्टनर उस दिन से रिटायर हो जाएगा। तो भले ही वो डेथ से रिटायर हो जाए या फिर वॉलंटरी रिटायर हो जाए, एंड द सर्वाइविंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस बिटवीन देम। अब यहाँ पे पी और क्यू मान लेते हैं उस बिजनेस को कंटिन्यू कर लेते हैं, तभी ये केस आएगा। अगर मान लेते हैं आर के रिटायरमेंट से फिर आर के डेथ से पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो जाती है, अगर तो फर्म ही नहीं है तो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट का मतलब भी पैदा नहीं होता है। अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है या फिर किसी और वजह से वो रिटायर हो जाता है पार्टनरशिप फर्म में से, और बाकी के बचे हुए पार्टनर्स अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं और वो कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, तो क्या उसमें उस प्रॉफिट में क्या उस आर क्लेम कर सकता है? देखो, outgoing partner or his estate in the absence of the contract of the contrary, the outgoing partner or his estate is entitled at the option of himself of them with the property of the firm without any final settlement of the account or his representative to such share of the profit made since he ceased to be partner as may be attributable to the use of his share of the property of the firm or to the interest at the rate of 6% per annum or the amount of his share in the property of the firm। को समझा? नहीं समझा? चलो यहाँ पे देखो, हम लोग समझते हैं। हुआ क्या है समझो। 31 दिसंबर 2020 को पार्टनर क्या हो गया बोलो? रिटायर हो गया। पार्टनर क्या हो गया? रिटायर हो गया। अब क्या ये पार्टनरशिप फर्म की ड्यूटी है, क्या ये पार्टनरशिप फर्म की ड्यूटी है कि
जो भी पार्टनर रिटायर हो गया है या फिर जिस भी पार्टनर की डेथ हो गई है, हमारे एग्जांपल में आर की डेथ हो गई है या फिर आर रिटायर हो गया है, तो पी एंड क्यू क्या इनकी ये लायबिलिटी है कि वो आर के अकाउंट्स को सेटल करें। व्हाट इज टू सेटल द अकाउंट्स, उसने क्या करना है, प्रॉपर्टी का शेयर जो है प्लस प्रॉफिट का जो शेयर है, प्रॉफिट का शेयर है वो कैलकुलेट करके पे कर देना है। यस और नो, वेरी गुड। अगर मान लो पी और क्यू ये नहीं करते हैं, अकाउंट्स को सेटल नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो आर को पैसे ना देते हुए पी और क्यू उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं बाय यूजिंग द शेयर ऑफ आर इन द असेट एंड द प्रॉपर्टी। ये सुनो, मतलब पी और क्यू उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ आर, जो कि आर को देना चाहिए था या फिर आर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए उसको क्या कर रहे हैं, फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या इस केस में, तो क्या इस केस में मुझको एक बात बताओ कि आर को रेमेडी क्या मिलनी चाहिए। सो व्हाट इज द रेमेडी ऑफ आर, क्या उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जो भी प्रॉफिट कमाया है इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, क्या उसको वो शेयर मिलना चाहिए। जी हाँ मिलना चाहिए भाई, बिकॉज इवन इफ इज नॉट द पार्टनर बट द पार्टनरशिप फर्म हैज यूज्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर और डिसीज पार्टनर। तो यही यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लो विदाउट द फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है ना, अगर पार्टनरशिप फर्म उसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर देती है, ठीक है ना, then his representative are the partner or his representative are entitled to such share of profit made since he ceased to be a partner। मतलब जब से वो पार्टनर नहीं है तब से लेके उसकी प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल की है उस दिन तक, जिस दिन तक पेमेंट नहीं होता है उस दिन तक जितना भी प्रॉफिट कमाया है पार्टनरशिप फर्म ने, वो शेयर उस डिसीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को या फिर रिटायर्ड पार्टनर को मिलना चाहिए। व्हाई, बिकॉज फर्म हैज यूज्ड द प्रॉपर्टी ऑफ दैट डिसीज्ड पार्टनर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और यहां पे लिखा है और टू द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। या फिर एक तो प्रॉफिट दे दो, नहीं तो क्या दे दो हमको, इंटरेस्ट दे दो। तो दो रेमेडी अवेलेबल है किसके पास बोलो, रिटायर्ड पार्टनर और डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। एक दो, दे कैन क्लेम द प्रॉफिट so earned by using property of retired or deceased partner or deceased partner or deceased partner, और मतलब दोनों में से एक, और दे कैन क्लेम 6% पर एनम इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम मतलब पर एनम वार्षिक बोलते हैं उसको, पर एनम ऑन द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। अब शेयर ऑफ प्रॉपर्टी में दो असेट हो या प्रॉफिट हो, दोनों में जितना भी बैलेंस है उसके बाद 6% पर एनम का वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ये वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। मतलब हुआ क्या यहाँ पे, एक पार्टनर रिटायर हुआ या फिर एक पार्टनर की डेथ होगी, तो जैसे रिटायर होगा या फिर डेथ होगी उनमें क्या करना है बोलो, उस पार्टनर का जो भी प्रॉफिट का शेयर था जिस दिन तक उसकी डेथ हो गई थी, रिटायर हो गया था उस दिन का, और उसमें असेट में जितना भी शेयर है उसको कैलकुलेट करके अकाउंट सेटल करके उसको वापस करना था। ये सुनो, उन्होंने वापस कर देना है ना, तो जैसे ही उसने वापस करना है इन सारे पॉइंट्स को, तो और अगर वो पे नहीं करते, पे करना तो चाहिए था लेकिन पे नहीं किया, तो जैसे वो पे नहीं करेंगे तो क्या उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बाकी सारे पार्टनर्स ने प्रॉफिट कमाने के लिए किया है ऐसा मान लिया जाएगा। जी हाँ मान लिया जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट वो कमाएंगे वो रिटायर्ड पार्टनर को या फिर डिसीज पार्टनर हुआ है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को देना चाहिए, या फिर उनको 6% पर एनम के हिसाब से जितना भी बैलेंस था उसके ऊपर इंटरेस्ट तो देना ही चाहिए। क्लियर है पक्का। तो ये रहा आपका क्या बोलो सेक्शन नंबर 37। क्लियर है सेक्शन नंबर 37 पक्का। एनी डाउट अबाउट इट, एनी डाउट अबाउट इट, नो, ओके। चलो से काम करेंगे, इसको लिख देंगे। तो आई थिंक अपने सेक्शन नंबर 36 का बनाया है, नहीं बनाया है, नहीं बनाया, सेक्शन 36 का नहीं बनाया है, ठीक है। तो एक काम करेंगे सेक्शन 36 का चार्ट बनाएंगे, सेक्शन 37 का भी
38 को खत्म कर देते हैं। उसके पहले एनालिसिस, ये दोनों को आपने होमवर्क मार्क करना है, दोनों पढ़ लेना, ये भी होमवर्क और ये भी होमवर्क, दोनों होमवर्क है, पढ़ लेना, ठीक है। चलो सो सेक्शन 38 को खत्म करते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय द चेंज इन द फर्म। अकॉर्डिंग सेक्शन 38, अ कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू द फर्म to the third party in respect of the transaction of the firm in the absence of an agreement to the contrary revoke as to future transaction from the date of the change in the constitution of firm। अब ये कंटिन्यू का मतलब क्या है? कंटिन्यू गारंटी वगैरह ये आपका इंटर का सिलेबस है, ठीक है ना। कंटिन्यू गारंटी का मतलब क्या है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, ठीक है ना। सो ये बातें आपके एग्जाम के लिए लागू नहीं होगी, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन, तो इसको भूल जाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो सेक्शन 36 और सेक्शन 37 के चार्ट्स हम लोग बनाते हैं। सेक्शन 36 का हो गया है लगभग, लेकिन सेक्शन 37 का हो गया है, 36 का हम लोग बनाएंगे, ओके। चलो तो सेक्शन नंबर 36, सेक्शन 36 किसके बारे में बात कर रहा है? राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर to carry competing business, okay। competing business करने का क्या राइट है, ओके। चलो सो पहला, एज पर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईसीए मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनर्स में impose restriction on outgoing partner to carry similar business in specified area or and within specified time limit। Such restriction is valid restriction। Next, but as per exception, partners may contract not to impose such restriction, then outgoing partner may carry similar business in competition with the firm, but he cannot what use the firm's name or represent firm or solicit customer, ओके। चलो सो ये पॉइंट लिखेंगे और इसके नीचे एग्जांपल करके हमने ये पार्ले जी का एग्जांपल लिख देना है, ये वाला एग्जांपल। सो दिस एग्जांपल यू शुड राइट डाउन बिलो दिस एग्जांपल, यहाँ पे आपने लिख देना है, ओके। सारा एग्जांपल नीचे लिख देंगे, ओके। चलो सो पहले सेक्शन लिखेंगे और इसे इतनी सारी बातें लिखेंगे, कम ऑन कॉपी डाउन।
बराबर से लिखना। टेंशन मत लेना, मैं हूं तो किसी बात की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है लॉ के लिए। तो ओके चलो, ये हो गया लिख के। तो पार्ले जी वाला एग्जांपल कॉपी डाउन कर लेना। जैसे कि जैसे एग्जाम्पल कॉपी डाउन करेंगे, जब आप घर पे पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको याद आएगी। जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो सारी बातें याद आनी चाहिए, इसलिए एग्जाम्पल लिखना है, बाकी और कुछ उसका पर्पज नहीं है एग्जाम्पल लिखने का। ओके चलो, लिख के हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्या बोलो, सेक्शन नंबर 36। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 37 के चार्ट्स के साथ। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 37 का चार्ट ये हो सकता है, ठीक है ना, सेक्शन नंबर 37। ठीक है, सो जैसा लिखा है यहाँ पे वैसे ही लिखना, सेक्शन 37। नाम लिखना दैट शेयर इन subsequent profit of retired और डिसीज्ड पार्टनर। ये उसका हेडिंग हो सकता है, इसके अंदर हेडिंग। ओके, ये हेडिंग हो सकता है और ये उसका चार्ट हो सकता है।
ओके चलो, तो अगर हो गया है उसके बाद सेक्शन नंबर जो 38 था, ठीक है ना, नॉट सो इम्पोर्टेंट, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने स्क्रैच कर दिया था, आप भी उसको नहीं पढ़ेंगे चलेगा। तो यहाँ पे खत्म हुआ अपना क्या बोले यूनिट नंबर 2। तो हमने यूनिट नंबर 1 and unit number 2, okay, both the points we have finished thoroughly. So now it is your duty that you are revising at home properly। जो भी चार्ट्स हमने बनाए हैं, फोकस जो हमेशा मैं बोलता हूं कि पहले रीडिंग करना बहुत जरूरी है, फर्स्ट थरो रीडिंग, प्रॉपर रीडिंग करना जरूरी है, लाइन बाय लाइन रीडिंग करना जरूरी है, ठीक है ना, वो आप करेंगे तो उसके बाद आप यू कैन फोकस ऑन द चार्ट्स। तो चार्ट्स के ऊपर आप फोकस करके उसको रिवाइज कर सकते हो। ओके चलो, सो विल स्टॉप हियर। रिवीजन जो है इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो मैं करवाऊंगा आपसे, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो आप मैं करवाऊंगा, वो बातें पाइपलाइन में है, वो जरूर आपको मिल जाएगी जल्द ही, लेकिन पहले उसके पहले आप अपनी बातें खत्म कर रहे हो, मेक श्योर दैट। ओके चलो, सो बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अगले लेक्चर पे हम लोग चालू करेंगे यूनिट नंबर 3। ओके, यूनिट नंबर 3 की अगर झलकी आपको देखनी है तो ये रहा यूनिट नंबर 3, जो है आपका रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। दो ही पॉइंट्स इसमें कवर है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और डिसोल्यूशन कैसे करते हैं पार्टनरशिप फर्म का। छोटा सा ये लेक्चर है, 1 या 1.5 लेक्चर में ये खत्म हो सकता है। ओके चलो, सो पार्टनरशिप फर्म खत्म होने को 1 या 1.5 लेक्चर पेंडिंग है, उसके बाद विल स्टार्ट विद द न्यू एक्ट फ्रॉम योर सिलेबस। ओके चलो, सो यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले लेक्चर में यूनिट नंबर 3 के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, सावधान रहना और सतर्क रहना।